हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दी नाम पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भारत पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसके अंदर में हम डिटेल एनालाइज करेंगे प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ रहा था भारत के ऊपर में। दोस्तों, हम भारत के ऊपर में स्पेशली चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो भारत के सैनिकों ने बढ़ चढ़कर प्रथम विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट किया और साथ साथ जो भारत था वो ब्रिटेन का गुलाम था। ठीक है, तो भारत के ऊपर में प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल एनालाइज करने वाले हैं। दोस्तों, इस प्रथम विश्व युद्ध के सीरीज का ये तीसरा पार्ट होने वाला है। इससे पहले मैं 2 पार्ट करवा चुका हूँ जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर में बात किया था कि प्रथम विश्व युद्ध होने के क्या कारण थे। दूसरे पार्ट में मैंने बात किया कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम निकले। ठीक है, आज के हम पार्ट में बात करेंगे कि भारत पर प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी बच्चों के लिए। अगर आप किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, 12th में हो, बीए में हो, ठीक है, कॉलेज में हो, बीए कोई भी मतलब पॉलिटिकल कर रहे हो या हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हो, तो वहाँ पे बहुत यूजफुल ये टॉपिक होने वाला है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। सबसे पहले दोस्तों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे हमें जाके जरूर फॉलो करें, जिससे आने वाले समय में जो भी वीडियो रिलेटेड अपडेट हो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सबसे पहले दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जो भी हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन हो आपको टाइम टू टाइम मिले। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे अपने क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ अगर आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक चाहिए तो आप कमेंट करके व्हाट्सअप ले सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक ले सकते हैं। अगर दोस्तों आपको किसी भी पीडीएफ की लिंक पीडीएफ चाहिए, किसी वीडियो की पीडीएफ चाहिए, या फिर कोई भी फैकल्टी जो दी इन अप पर पढ़ा रही है उसकी वीडियो की पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे दी इन अप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो हमारे दी इन अप के नाम से टेलीग्राम पर ग्रुप है, जहाँ पे हर वीडियो की पीडीएफ अवेलेबल है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं भारत पर प्रथम विश्व युद्ध के क्या प्रभाव पड़े, ठीक है, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो भारतीय सैनिक थे उनको ब्रिटिश भारतीय सेना भी कहा जाता था। ठीक है, क्यों कहा जाता था? क्योंकि हम उस टाइम पर ब्रिटिश इंडिया के गुलाम थे, हमें ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता था, ब्रिटिश इंडियन सैनिक। ठीक है, जैसे कि ब्रिटिश भारतीय सेना कहा जाता था। ठीक है, ब्रिटेन के हम गुलाम थे। आपको पता है कि हमने ब्रिटेन के 200 सालों तक गुलामी की। ठीक है, ब्रिटेन के हम गुलाम रहे 200 सालों तक, ब्रिटेन ने हमारे ऊपर कब्जा किया था। ठीक है, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो भारतीय सेना था वो यूरोप, भूमध्य सागरीय और मध्य पूर्व के देशों में उन्होंने युद्ध के दौरान स्वतंत्र अपनी सेवा दी। ठीक है, उन्होंने अपने स्वतंत्र ब्रिगेड का योगदान दिया। जो हमारी भारतीय सेना थी उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और जितनी बड़ी मात्रा में हमारे सैनिक प्रथम विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट करे तो उतनी बड़ी सेना किसी के देश के पास भी नहीं थी। ठीक है, ऑलमोस्ट 10 लाख करीब भारतीय सेना ने अपनी सेवाएं दी थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ठीक है, जिसमें से 62,000 सैनिक मारे गए थे हमारे भारत के, और 67,000 सैनिक 67,000 जो सैनिक थे वो घायल थे। टोटल कुल मिलाकर अगर बात करो 74,187 सैनिकों की मौत हुई थी जो भारतीय सैनिक थे। दोस्तों, ये जो 10 लाख का आंकड़ा है, ठीक है, 10 लाख का आंकड़ा किसी भी देश के पास नहीं था सैनिकों के मामले में। चाहे आप ब्रिटेन की बात करो, फ्रांस की बात करो, जर्मनी की बात करो, ठीक है, इवन रूस की बात करो, अमेरिका की बात करो, किसी के पास भी इतना बड़ा आंकड़ा नहीं था जितनी बड़ी सेना हमारी भारत की तरफ से गई थी, जबकि हमारा भारत गुलाम था। आप बोलोगे दोस्तों कि हम गुलाम थे फिर हमें क्यों जाना पड़ा? जस्ट बिकॉज आपके क्वेश्चन में ये आंसर है कि गुलाम थे इस कारण से जाना पड़ा। अगर हम स्वतंत्र होते तो हमारी मर्जी चलती, हम अपनी मर्जी से जाते या नहीं जाते हमारे हाथ में होता, पर हम गुलाम थे इस कारण से हमें पार्टिसिपेट करना पड़ा। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। कुछ फ्लैग की अगर बात करें तो ये फ्लैग था दोस्तों ब्रिटिश इंडियन आर्मी का। ठीक है, जिसमें ब्रिटेन का ऊपर में सिंबल और इंडियन आर्मी, पूरा ही ब्रिटिश इंडियन आर्मी, इस तरह से था फ्लैग उनका। ठीक है, इसी फ्लैग के नीचे वो युद्ध कर रहे थे। हमारे जो भारत के 10 लाख सैनिक गए थे इसी फ्लैग के अंडर में वो युद्ध कर रहे थे। अगर बात करोगे दोस्तों सबसे पहले कि जैसे मैं 2 पार्ट में करवा चुका हूँ इस वीडियो के, पर फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने बात किया कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या थे और इसके परिणाम क्या निकले। थोड़ी सी और चर्चा करते हैं उसके बारे में, एक बार रिवाइज हो जाएगा। और अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जिसके कारण से आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा समझने में आगे, तो आप वो वीडियो भी देखे जाकर, जिससे आपको कारण भी समझ में आएगा, परिणाम भी समझ में आएगा कि क्या परिणाम निकला। ठीक है, क्या रीज़न थे युद्ध होने के, क्या परिणाम निकला युद्ध का, ये सारा कुछ आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आपको सारा कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अभी बात करते हैं यहाँ पर। तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ वो 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ। ठीक है, पूरे यूरोप के अंदर में इसको मतलब जो जमीन थी युद्ध की वो यूरोप का माना गया। ठीक है, नॉर्मली यूरोप के अंदर में सबसे ज़्यादा क्षति हुई। ठीक है, अफ्रीका और यूरोप और अफ्रीका एशिया के देशों में ही सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा। ठीक है, जो युद्ध की, जैसे कि आप याद को एक एग्जांपल दो तो आपको, महाभारत जो लड़ा गया कुरुक्षेत्र में लड़ा गया, तो उसकी ज़मीन क्या थी? कुरुक्षेत्र थी। तो इसी तरह जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ वो यूरोप, एशिया और अफ्रीका
में हुआ। और इन्हीं तीनों जगह के, तीनों महाद्वीप के जो देश थे, यहाँ पे ही इन्हें सबसे ज़्यादा क्षति पहुंची, सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करो कि इसको हम महायुद्ध, विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो पहले इस युद्ध को हम प्रथम विश्व युद्ध नहीं कहते थे, इसका कुछ नाम और था। इसको हम महायुद्ध या फिर ग्रेट वर्ल्ड वॉर कहते थे। रीज़न क्या था कि जिस तरह से इसमें नुकसान हो रहा था, जितने हानि हुई, जितना आर्थिक नुकसान हुआ, राजनीतिक नुकसान हुआ, ठीक है, सामाजिक तौर पर क्षतिग्रस्त हुआ, ठीक है, हर तरह से नुकसान हो रहा था, हर देश को नुकसान हो रहा था, पूरे विश्व को नुकसान हो रहा था। तो उस लोगों को उस टाइम पे जो भी राजनीतिक विशेषज्ञ थे, ठीक है, जो युद्ध को विश्लेषण कर रहे थे, उनको लगा कि इसके जैसा दोबारा युद्ध कभी हो नहीं सकता, जिस कारण से इसका नाम महायुद्ध रख दिया गया था, ठीक है। पर आगे चल के समय के साथ द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ होता है, उसके बाद इसका नाम प्रथम विश्व युद्ध कर दिया गया। इसको विश्व युद्ध क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों इसके अंदर में लगभग 37 देशों की पार्टिसिपेट कर रखे थे, ठीक है, टोटल 37 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। ये मेन 37 देश थे, पर इसके कई सारे उपनिवेश जो देश थे वो भी इसके अंदर में पार्टिसिपेट कर रहे थे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो ब्रिटेन का गुलाम हम थे। ब्रिटेन के गुलाम कौन था? भारत था, ठीक है। तो वहाँ पे ब्रिटेन का नाम आ रहा है कि ब्रिटेन इस युद्ध में पार्टिसिपेट किया है, भारत का नाम नहीं आ रहा कि भारत ने पार्टिसिपेट किया। वहाँ पे ये नहीं बोला जाएगा कभी कि भारत के सेना ने 10 लाख सैनिकों ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। वहाँ पे ये बोला जाएगा कि ब्रिटेन इंडियन आर्मी ने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे उसको मारा, ठीक है, समझ में आता है। तो इस तरह से ये चीज़ें थी। टोटल पूरे विश्व के जो एक सैनिक थे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, हर एक देश इसमें शामिल था। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी को नुकसान हो रहा था, जिसके कारण से इसको विश्व युद्ध कहा जाता है। अगर आगे बात करोगे दोस्तों तो ये विश्व युद्ध टोटल 4 वर्षों तक चला, ठीक है। 52 महीने का मतलब मंथ का ये पूरा वो था, प्रथम विश्व युद्ध था, ठीक है। इसमें करीब आधी दुनिया हिंसा के चपेट में आ चुकी थी। 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जान गई और इससे ज़्यादा लोग घायल थे। ये दोस्तों मैं हर वीडियो में बोल चुका हूँ, ये जो आंकड़े हैं 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़, ये कोई एग्जैक्ट आंकड़े नहीं है, ठीक है। ये कई जगह छुपाए भी गए हैं, कई जगह पता नहीं चला कितनी डेथ हो रही थी, कितनी ये वो, तो बहुत सारे नुकसान भी है। तो इसमें आंकड़े बस एक अंदाज के लिए बताया जा रहा है कि 1 करोड़ के लगभग में, ठीक है, इससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा नुकसान हुआ था, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगर आप बात करो कि इसके लिए कौन कौन सी घटनाएं उत्तरदायी थी, किस कारण से प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो दोस्तों मैंने आपको डिटेल में पहले समझाया था कि प्रथम विश्व युद्ध होने के क्या कारण थे और क्या परिणाम निकले। पर आज हम शॉर्ट में अगर बात करें तो दो कारण है मेन लेके चलता हूं मैं। 2 वर्ड में मैंने बांट दिया कारणों को पूरा, दीर्घकालीन कारण और तत्कालीन कारण, ठीक है। 2 कारणों से युद्ध हुआ, एक दीर्घकालीन कारण और तत्कालीन कारण। तत्कालीन कारण तो ऑन द स्पॉट बन गया। दीर्घकालीन कारण क्या हुआ? जो दीर्घकालिक कारण था वो 1914 से लेकर धीरे धीरे घटनाएं घट रही थी, कई सारे स्टेप्स लिए जा रहे थे, घटनाएं घट रही थी, इंसिडेंट हो रहा था, उन इंसिडेंट्स को मिलाकर एक दीर्घकालिक कारण बना, ठीक है, जिसके कारण से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। अब वो क्या था दीर्घकालिक कारण? जैसे कि दीर्घकालिक कारण की बात करोगे तो संधियां, सबसे पहले गुप्त संधि जो की गई, ठीक है, जैसे कि जर्मनी ने क्या किया, ऑस्ट्रिया से संधि करी, इटली से संधि करी, रूस से संधि करी, ठीक है, इसी तरह फ्रांस ने भी करा, जो एक गुप्त संधि थी जिसके कारण से ये युद्ध हुआ, ठीक है। हथियारों की होड़ करना, सैन्यवाद का प्रचार प्रसार करना, ठीक है, समाचार पत्रों का विषैलापन होना, ठीक है, और उपनिवेशवाद कायम करना, उपनिवेशवाद की होड़ लगाना, ये सारी चीज़ें जो थी ना वो प्रथम विश्व युद्ध होने का कारण बनती है, ठीक है। आपको फर्स्ट पार्ट अगर देखोगे तो इसको सारा समझ में आएगा अच्छे से, क्योंकि मैंने कारण वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया। यहाँ पे सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि क्या है। अगर आप तत्कालीन कारण की बात करो कि प्रथम विश्व युद्ध होने के तत्कालीन कारण क्या थे, तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफिया, ठीक है, वो अपने दौरे पे घूम रहे होते हैं, उनकी हत्या करना ही प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनता है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल भी दिया था मैंने आपको लास्ट टाइम, फर्स्ट वीडियो में भी और सेकंड वीडियो में भी रिपीट किया था मैंने उस एग्जांपल को, और आज भी कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो 2 लोग हैं, ए और बी, 2 लोग हैं ए और बी। अब ए क्या करता है, एक जगह से गुजर रहा है, इस गली से गुजर रहा है, यहाँ पे बी का घर है। अब बी ने गलती से छींक दिया, तो अब ए को चाहिए था बहाना, भाई दोनों के बीच में दुश्मनी है, अब ए को चाहिए था बहाना कि किसी तरह से मैं बी को मारूं, ठीक है। अब जैसे ही उसको बहाना मिला कि ए ने छींका है, अब उसको लगा कि मेरा काम बिगड़ जाएगा, भले ही गलती से छींक दिया हो या कुछ भी किया हो, ठीक है, तो अब ये दोनों लड़ने लग गए। समझ में आया? तो इस तरह से जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हुई वो तत्कालिक कारण बनकर उभरा। एक बहाना चाहिए था सभी लोगों देशों को कि हम युद्ध करें किसी प्रकार से, तो इस बहाने से वो युद्ध में पार्टिसिपेट करने लगा और युद्ध हुआ, ठीक है। समझ में आता है दोस्तों? अगर कहीं पे भी आपको लगे कि नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा एक बार देखें, समझ में आएगा है आपको। और दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर कहीं पे भी कुछ डाउट आता है तो कमेंट करके पूछें, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़ें, ठीक है, जिससे हम आपके डाउट को सॉल्व कर सकें। आगे बात करते हैं।
तो प्रथम विश्व युद्ध के भारत के लिए क्या महत्व था, प्रथम विश्व युद्ध जो हो रहा था उसके लिए उस समय भारत के लिए क्या महत्व था। तो इस युद्ध में जो ब्रिटेन की तरफ से भारत शामिल था, उन दिनों भारत ब्रिटेन के लिए लड़ रहा था, ठीक है। तो भारत इसमें क्या था, हमारे सैनिक युद्ध में शामिल होना पड़ा, मतलब ये जरूरी इच्छा नहीं थी हमारे सैनिकों की कि भाई हम युद्ध में शामिल होंगे। भारत का शासन, भारत पे इंग्लैंड का शासन था, ब्रिटेन का शासन था, जिसके कारण से उन्हें हमारे सैनिकों को वहाँ पे शामिल होना पड़ा, ठीक है। भारत ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहा था युद्ध, और मजबूरी में लड़ रहा था, मतलब अपनी इच्छा नहीं थी, वहाँ पे जरूरी मजबूरी था, इसके कारण से शामिल होना पड़ा। युद्ध में ब्रिटेन का योगदान परिणाम स्वरूप अंग्रेजों द्वारा भारतीय निवासियों के प्रति उदारता बरती जाएगी और अधिक से अधिक संवैधानिक अधिकार प्राप्त होंगे। लोगों दोस्तों ये इसमें एक बात ये भी कही गई थी, जो ब्रिटेन ने जैसे 10 लाख सैनिक की मांग करी भारत से कि हम आपके सैनिकों को युद्ध में पार्टिसिपेट करवाएंगे। तो रीज़न क्या था, लोग तैयार भी हो गए, इतनी बड़ी मात्रा में सैनिक लेके पहुंच गए। तो रीज़न ये था कि इंग्लैंड, मतलब लोगों को ये आशा थी कि अगर हम पार्टिसिपेट करेंगे तो भारतीय निवासियों के प्रति उदारता बदली जाएगी, ठीक है। उन्हें थोड़ा रहम दिया जाएगा, उतना ज़्यादा टॉर्चर नहीं किया जाएगा, जैसे कि गुलाम है तो उन पर ज़्यादा हिंसा की जाती थी, ठीक है। उन्हें कुछ संवैधानिक अधिकार प्राप्त होंगे जिसके कारण से वो अपनी तरक्की कर पाएंगे, ठीक है। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा था, लोगों के मन में ये भी था कि यार अगर हम युद्ध में पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें क्या होगा, हमें आज़ाद कर दिया जाएगा, हमें स्वतंत्र कर दिया जाएगा, गुलामी से मुक्ति मिलेगी, ठीक है। इसके कारण से भी वो पार्टिसिपेट किया और ज़्यादा मात्रा में बढ़ चढ़ के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। भारत ने लोकतंत्र की प्राप्ति वादे, जैसे कि मैं बताया ना, लोकतंत्र की प्राप्ति तो आज़ाद कर दिया जाएगा, तो लोकतंत्र की प्राप्ति के वादे के तहत विश्व युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन किया। लेकिन युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट पारित कर दिया, ठीक है। दोस्तों आपने रॉलेट एक्ट के बारे में सुना होगा, ठीक है, और नहीं पता है तो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, इससे कमेंट करके आप बता सकते हो कि रॉलेट एक्ट क्या है, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन रहेगा ये, ठीक है। तो जैसे कि आप जो सैनिक, हमारे 10 लाख सैनिक पार्टिसिपेट करने गए, तो रीज़न क्या था, पहला चीज़ तो ये, उनको लगा कि यार अगर हम पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारे प्रति उदारता बढ़ती जाएगी, हमें थोड़ा नरम, हमें ज़्यादा टॉर्चर नहीं किया जाएगा, क्योंकि गुलाम है तो ज़्यादा टॉर्चर हो रहा है। दूसरी चीज़ ये कि लोगों के मन में ये था कि अगर हम युद्ध में पार्टिसिपेट करेंगे तो लोकतंत्र की स्थापना होगी पूरे भारत के अंदर में, ठीक है, जिससे हमारा फायदा है, ठीक है। लोकतंत्र में हम अपनी मर्जी से सरकार चुनेंगे, कोई हमारे ऊपर दबाव नहीं रहेगा, ये सारी चीज़ था। पर जैसे ही युद्ध खत्म होता है उसके बाद तुरंत ब्रिटेन ने क्या किया, रॉलेट एक्ट लाता है और कुछ नए रूल्स रेगुलेशन पास करता है, ठीक है। इस युद्ध के साथ साथ क्या होता है, अब लोगों ने, जैसे ब्रिटेन ने मतलब रॉलेट एक्ट लाया और भारत के ऊपर में दबाव बनाना शुरू किया, नए नए रूल रेगुलेशन लाया, तो लोगों के मन में ब्रिटिश हुकूमत के प्रति असंतोष की भावना जग गई, ठीक है। वो उसके प्रति असंतोष जग गया कि भाई ये तो गड़बड़ है, इसको हम सहयोग नहीं करेंगे। और उसके साथ साथ में वहाँ पे आज़ादी के लिए लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है महात्मा गांधी के एंट्री के साथ ही, ठीक है। इस युद्ध के बाद यूएसएसआर किसको कहते हैं हम, तो सोवियत संघ को हम यूएसएसआर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यूएसएसआर का गठन होता है, जैसे कि आपको पता है कि युद्ध के बाद 1917 से ही रूस के अंदर में क्रांति शुरू हो गई, ठीक है। 1917 में रूसी क्रांति की शुरुआत होती है, और रूसी क्रांति के शुरुआत के साथ ही क्या होता है कि पूरे मतलब रूस के अंदर में तख्ता पलट का सिलसिला चलता है। जो तानाशाही शासक था उसको हटाकर वहाँ पे समाजवादी व्यवस्था को लाया जाता है, साम्यवादी व्यवस्था को लाया जाता है, ठीक है। साम्यवादी व्यवस्था के साथ ही प्रचार प्रसार भारत में भी बढ़ता है, ठीक है। रूस के साथ भारत के गहरे रिलेशनशिप उस समय देखे गए, और भारत के अंदर में क्या होता है कि साम्यवाद का प्रचार प्रसार के साथ सीपीआई का गठन किया जाता है, ठीक है। सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी जिसे हम बोलते हैं ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई का गठन होता है भारत के अंदर में, जो रूस का प्रचार प्रसार कर रहा होता है, साम्यवादी का प्रचार प्रसार कर रहा होता है, ठीक है। और वो भारत को युद्ध मतलब स्वतंत्रता दिलाने में एक बहुत बड़ा प्रभावशाली फैक्टर भी साबित होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूस सपोर्ट उसे करता है, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम और समाजवादी प्रभाव देखने के लिए मिला। अब उसके बाद क्या होता है कि अब जब ब्रिटेन ने हमें स्वतंत्रता देने से मना कर दी, लोकतंत्र की स्थापना देने से मना कर दी, हम पे दया नहीं किया, ठीक है, तो उसके बाद अब लोगों के मन में गुस्सा आया। अब उन्होंने भाई स्वतंत्रता संग्राम करना शुरू किया, ठीक है, अलग अलग तरह से विरोध प्रदर्शन शुरू किए, ये सारी चीज़ें। अब गांधी जी की एंट्री भी यहाँ पे होती है दोस्तों। आगे बात करो कि भारत के ऊपर में प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव किस प्रकार से पड़ रहे थे, जो मेन फैक्टर है, जो मेन टॉपिक है आज का हमारा, ठीक है। तो 3 तरीके से हमारे भारत के ऊपर में प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव पड़ रहे थे। पहला क्या, राजनीतिक प्रभाव, दूसरा सामाजिक, तीसरा आर्थिक प्रभाव। अगर आप राजनीतिक प्रभाव की बात करो तो राजनीतिक प्रभाव के अंदर में मतलब युद्ध के समाप्ति के बाद भी जो सैनिक उसमें युद्ध में पार्टिसिपेट किए, तो उनके वतन वापसी के समय क्या हुआ, उपनिवेशिक था, जो मतलब ब्रिटेन के खिलाफ उनके अंदर में असंतोष की भावना जगी और उन्होंने राजनीतिक गतिविधि तेज कर दी, ठीक है। अब जैसे मान लो मुझे बोला जाए, सपोज करो मुझे बोला जाए कि सर आप ये इसका मदद करो, इसकी हेल्प करो, उसके बाद ये आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। मैंने उसकी हेल्प कर दिया, उसने मेरी हेल्प नहीं करी, रिटर्न में उसने मेरे साथ धोखा किया, तो मैं क्या करूँगा, उसके साथ प्यार तो करूँगा नहीं, मैं भी उसके साथ कुछ तो अन्याय करूँगा ना। तो मतलब हमने क्या किया वहाँ पे, जैसे ब्रिटेन ने हमें धोखा दिया तो हमने क्या किया, राजनीतिक गतिविधि तेज कर दी, उपनिवेशक को हटाने की गतिविधि तेज कर दी। जैसे अब गांधी जी की एंट्री हुई,
तो असहयोग आंदोलन और भी कई तरह के आंदोलन वहाँ पे चलाए जाने लगे। ठीक है, सत्याग्रह, सारी चीज़ें अब होगा। इससे अगर पहले ही दे देता 1900 मतलब जब हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1918 में, उस समय ही अगर हमें लोकतंत्र की स्थापना कर देता तो हमें दोबारा ये सब चीज़ें का आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम देखते हैं, जिसमें आगे चलकर विरोध प्रदर्शन, ये सारी चीज़ें लिखी जाने लगी। ठीक है, युद्ध के बाद पंजाब में राष्ट्रवाद बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, पंजाब में इतनी ज़्यादा क्यों हुआ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सैनिक पार्टिसिपेट किए थे वो पंजाब से सिख सैनिक ही पार्टिसिपेट करते जिस उसके युद्ध के अंदर में। ठीक है, जिसके कारण से पंजाब में राष्ट्रवाद का बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, और जो सैनिक का एक बड़ा भाग सक्रिय हो गया था पंजाब के अंदर में कि भाई मैंने युद्ध में पार्टिसिपेट किया, मेरे घर वालों ने किया, तो मुझे भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और हमें अपने देश के आज़ाद होने के लिए बोलना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही थी। ठीक है, 1919 में एक मॉन्टेग्यू चेसफोर्ड करके आता है, सुधार गृह लाया जाता है 1919, जिसका अगर कहोगे इसकी अगर बात करें है क्या। ठीक है, तो इसके अंदर में क्या होता है कि ब्रिटेन के द्वारा ये रूल लाया गया। ठीक है, एक तरह से एक रूल था जिसके अंदर में 1919 को ये रूल पास किया गया, जिसके अंदर में भारत के ऊपर में सख्ती बरती जाए। ठीक है, और मतलब कुछ रूल चेंजेस किए जाए, जो पहले सहूलियत थी उसको हटाकर और सख्ती बरती जाए भारत के ऊपर में, ये चीज़ें तय की गई। इसके कारण से क्या हुआ, युद्ध के बाद सैनिकों को जबरन भर्ती, ये सब जो चीज़ें थी सैनिकों को जबरन भर्ती की जाने लगी। ठीक है, और इसको प्रशिक्षण दिया जाने लगा। इस सब कारणों से क्या हुआ कि भारतीय जो सैनिक थे या भारत के जो लोग थे उनके मन में वो आक्रोश उत्पन्न हो गया। ठीक है, वो राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने लगे और उसकी भूमि तैयार करने लगे कि अगर हमारे खिलाफ ये कुछ भी करते हैं तो हम इसके खिलाफ जाएंगे। ठीक है, तो जो भी सैनिकों पर अत्याचार हो रहे थे या जो उनको आक्रोश था उनके अंदर में, वो राष्ट्रवाद के प्रति बढ़ावा देकर उसको शांत कर रहे थे। ठीक है, ये मान के चल सकते हैं हम। अगर आप सामाजिक प्रभाव की बात करो तो युद्ध के दौरान नकारात्मक प्रभावों के बावजूद 1911 और 1921 के बीच में भर्ती हुए सैनिकों को साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। साक्षरता दर मतलब क्या, कि जो भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट हुआ 1911 से 1918 के बीच में, जो भी पार्टिसिपेट किए 1921 के बीच में भर्ती हुए सैनिकों को साक्षरता दर में वृद्धि इसलिए हुई क्योंकि अगर मान लो कोई इंडिया का सैनिक है और ब्रिटेन में जाके रह रहा है। ठीक है, ब्रिटेन की तरफ से पार्टिसिपेट करने गया, यूरोप में लड़ने गया तो वहाँ पे उसकी लैंग्वेज भी चाहिए होगी उसे। ठीक है, तो वहाँ पे वो किससे बात करनी है, कैसे बात करनी है, तो उसको सिखाना पड़ेगा। तो ब्रिटेन ने इन सबको ऊपर सिखाना, साक्षरता दर में वृद्धि करने पे बहुत ज़्यादा जोर दिया। ठीक है, अलग अलग तरह की लैंग्वेज सिखाना, ये सब चीज़ें, टेक्निक सिखाना, ये सारी चीज़ें, तो ये साक्षरता दर में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, जो बहुत ज़्यादा फायदेमंद थी, सामाजिक प्रभाव में देखा गया भारत के अंदर में। ठीक है, और साथ साथ इतना ही नहीं, जो भारत के अंदर भी जो युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो उनके साथ भी बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिली, जैसे जो नर्स बनाया जाना। ठीक है, लोगों को चिकित्सा सिखाया जाना। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी से अवगत करवाना, ये सारी चीज़ें थी। क्योंकि अगर मेडिकल फैसिलिटी को लोगों के बारे में जानकारी है, लोगों को जानकारी है मेडिकल फैसिलिटी के बारे में, तो जो घायल सैनिक है उनके इलाज कर पाएंगे इजीली। ठीक है, इस तरह की चीज़ें कर पाए। जो युद्ध में लड़ने लायक लोग नहीं थे उनको इस तरह की चीज़ें शिक्षण दी गई। ठीक है, युद्ध में भाग लेने वाले विशेष समुदाय का सम्मान बढ़ गया समाज के अंदर में। जो भी समुदाय, जो भी लोग भाग लिया, जिसने भी, जैसे सिख समुदाय ने भाग लिया। ठीक है, तो पूरे पंजाब के अंदर में एक सिख ने भाग लिया भले ही, पर पूरे जो भी पंजाब के अच्छा खासा जो अमाउंट था, ठीक है, एक तरह से मान लो नंबर थे जो सैनिकों के, वो सिखों के ज़्यादा थे और पंजाब प्रांत से पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो जिसके कारण से पूरे पंजाब के अंदर में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होती है कि भाई मेरे सिख सैनिकों ने पार्टिसिपेट किया, मेरे सिख भाइयों ने पार्टिसिपेट किया। तो एक तरह से वो गर्व महसूस होने लगा उन सबको। अगर आप आर्थिक प्रभाव की बात करो तो ब्रिटेन के अंदर में जैसे कि युद्ध के अंदर में हमेशा नुकसान ही होता है। ठीक है, तो जैसे ही अब युद्ध के अंदर नुकसान हुआ तो भारतीय सामानों की मांग तेजी से बढ़ गई, क्योंकि ब्रिटेन के पास उतनी उत्पादन क्षमता नहीं थी जितनी हमारे भारत के पास थी। ठीक है, ब्रिटेन के अंदर उतनी उत्पादन क्षमता नहीं थी, और जो उसके उपनिवेश शहर देश थे, जो जिन पे भी उसने उपनिवेशवाद कायम कर रखा था, चाहे अफ्रीका के देश हो, चाहे एशिया के देश हो। ठीक है, उन सभी से उन्होंने तेजी से उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की मांग करी और वहाँ से सामान ले जाने लगे। ठीक है, युद्ध का एक परिणाम ये मुद्रास्फीति के रूप में सामने आया। मुद्रास्फीति मतलब क्या, महंगाई। अब महंगाई बढ़ गई। ठीक है, महंगाई बढ़ी तो भारत के ऊपर भी उसका असर पड़ता है और पूरे विश्व के ऊपर उसका असर पड़ता है। यूरोपीय बाजारों को नुकसान के कारण जूट और नकदी फसलों में निर्यात का भारी नुकसान हुआ। जो नकदी फसलों का निर्यात होता था, जूट का निर्यात होता था, उसके अंदर में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। भारत के ऊपर भी नुकसान हुआ। कपास के घरेलू विनिमय क्षेत्रों में ब्रिटिश उत्पादन में कमी आई। गिरावट के साथ लाभ भी हुआ जो युद्ध के पूर्व बाजार पर हावी थी। ठीक है, जैसे कि आपको पता हुआ कपास का बहुत बड़ा निर्माता देश भारत को माना जाता है, जूट कपास का।
ठीक है। तो जो ब्रिटिश के उत्पादों में कमी आई, जो ब्रिटिश कहीं और से लाता था या कुछ और, तो वहाँ पे कमी आई और भारत के जो उत्पाद होते थे उनकी मांग बढ़ गई, ठीक है, क्योंकि भारत के उत्पाद ओरिजिनल और मतलब एक अच्छे हुआ करते थे, इस कारण से वहाँ पे मांग बढ़ती है और वहाँ पे बाजार का जो रूप होता है, ठीक है, उस पर हावी होता है, युद्ध पूरी तरह से हावी हो जाता है, जिसमें पूरी तरह से नुकसान ही नुकसान दिखाता है, इकोनॉमिक फैक्टर बहुत ज़्यादा हर्ट होती है, ठीक है, सारी चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, जिसके अंदर में हमने बात किया कि भारत के ऊपर में प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, जिसमें हमने सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक परिणामों के बारे में चर्चा किया कि कौन कौन से परिणाम निकले, ठीक है, किसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। बात किया राजनीतिक परिणामों में हमने देखा कि किस प्रकार से भारतीय सैनिकों के ऊपर अत्याचार हुए, ठीक है, उनके ऊपर वो कैसे वहाँ से राष्ट्रवाद की भावना जागृत होती है युद्ध के बाद। सामाजिक परिणाम में देखा कि वहाँ पे फ़ायदा हुआ लोगों को कि साक्षरता मिली, ठीक है, वो पढ़े लिखे और नर्सों ये सब चीज़ों की जॉब जो थे उनको ब्रिटिश लोगों ने शिक्षित किया उन्हें। आर्थिक परिणामों में देखा कि एक तरह से भारतीय सामानों की मांग बढ़ गई, क्योंकि भारत के अंदर में जो रिसोर्स थे, संसाधन थे, वो बहुत मात्रा में उपलब्ध थे, ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध थे और बाकी देशों के पास उस तरह के रिसोर्स नहीं थे, जिसके कारण से भारतीय सामानों की मांग बढ़ गई, ठीक है। ये सारा चीज़ हमने चर्चा करी। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? ये थर्ड पार्ट था शीत युद्ध का, ठीक है। आगे वाले समय में हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और वीडियो रिलेटेड जो भी अपडेट हो उसके लिए दोस्तों हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय फ्रेंड्स।